हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं जावा, और जावा हम बेसिकली करने वाले हैं फॉर एंड्रॉइड। तो जावा बहुत वास्ट है, अगर हम पढ़ने लग जाएं तो जावा बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा या बहुत बड़ा कोर्स हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो हम जावा को उतना पढ़ने वाले हैं जितना एंड्रॉइड में हमें ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको और डिटेल में जावा को कवर करना है या फिर आपने कर भी रखा होगा तो आपके लिए मैं रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में या फिर शीट में, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं शीट के अंदर आपको कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस भी दे दूंगा, तो वो भी आपको कर लेने हैं ताकि आपको जावा के अंदर थोड़ा सा कंफर्ट आ जाए। ठीक है, तो हम जावा को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। तो मैंने उसका एक रोड मैप बनाया है। सबसे पहले हम पूरे रोड मैप को स्टडी कर लेते हैं कि हमें क्या क्या कवर करना है, देन हम एक्चुअल जावा के क्रैश कोर्स पे जंप करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द रोड मैप फर्स्ट। ओके, सो लेट्स जंप ऑन द स्क्रीन। तो सबसे पहले मैं जावा का रोड मैप ओपन कर लेता हूं फॉर एंड्रॉइड। ओके, तो मैं इसको सबसे पहले प्रेजेंट कर लेता हूं। नाउ आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है, दिस इज द रोड मैप ऑफ जावा। तो जावा मोस्ट कॉमन टॉपिक्स फॉर एंड्रॉइड। तो ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, आपको सेटअप करना होगा जावा जेडीके फॉर योर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका विंडोज है या मैक है या फिर लिनक्स है, आपको जावा सेटअप करना होगा आपकी मशीन में ताकि आप इजीली जावा के प्रोग्राम्स को रन कर पाए, डिबग कर पाए, और जावा का आपको इन्वायरमेंट मिल जाए ताकि आप जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाए। ठीक है, तो जब हम एंड्रॉइड स्टूडियो सेटअप कर रहे थे हमने जेडीके को सेटअप किया था। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के अलावा मैक या लिनक्स है तो उसके लिए भी मैंने आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ जावा। तो हम क्या करेंगे, पहले बेसिक्स ऑफ जावा को कवर कर लेंगे। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ऑलरेडी ये सारी चीजें पता होगी, तो आप स्किप कर सकते हैं इस वाले पार्ट को, या फिर आप देख सकते हैं, आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक्स में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो बेसिक्स में हम डेटा टाइप्स को देखेंगे। बेसिक्स में डेटा टाइप्स में हमारे पास दो होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। वेरिएबल्स के बारे में हम देखेंगे, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स की हमें जरूरत पड़ती है, उसके भी कुछ टाइप्स है वो हम कवर कर लेंगे। मेथड्स हम देखेंगे, मेथड्स या फिर हम फंक्शन कहें तो फंक्शन को हम चेकआउट करेंगे। फिर बाद में हम जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो देखेंगे, जिसके अंदर इफ एल्स आ गया, हमारे पास स्विच केस आ गया, ये सारी चीजें हम कवर कर लेंगे। देन हम लूप्स पे जाएंगे, लूप्स पे हम फॉर लूप्स, व्हाइल लूप्स, डू व्हाइल लूप्स, इन सबको चेकआउट करेंगे। उसके बाद हम ऑपरेटर्स को देख लेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटर्स अवेलेबल है, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी, ये ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल है, तो हम इनको चेकआउट कर लेंगे। उसके बाद हम कीवर्ड के बारे में देखेंगे, व्हाट इज कीवर्ड। तो ये हो जाएगा आपका बेसिक्स ऑफ जावा। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे एंड यहाँ पर हम कवर करेंगे कि कॉमन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मोस्ट कॉमन ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो हमें हमेशा जरूरत पड़ेगी व्हाइल प्रोग्रामिंग, तो उनको हम कवर कर लेंगे। उसके अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, हम देखेंगे क्लास क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या है, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें हम चेकआउट करेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमको पढ़ लेने चाहिए जावा के अंदर। तो उसके अंदर हम स्टैटिक कीवर्ड्स को देखेंगे कि स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए क्या होता है, मेथड्स के लिए क्या होता है, तो ये हम कवर कर लेंगे। उसके बाद दिस कीवर्ड को देखेंगे, ये आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएगा, इसलिए हम इसको कवर कर लेंगे। अब्स्ट्रैक्ट क्लास की आपको कभी कभी जरूरत पड़ सकती है, ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जावा का जो कि आपको एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, तो ये भी हम कवर कर लेंगे। उसके बाद इंटरफेस को पढ़ेंगे। इंटरफेस आपको हमेशा यूज आने वाला है, और इंटरफेस को अगर आप जावा से एप्लीकेशन बना रहे हैं या फिर कोटलिन से भी बना रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं। तो इंटरफेस एंड्रॉइड के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इसलिए हम इंटरफेस को कवर करेंगे। उसके बाद आता है आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो आपको ट्राई कैच का बहुत यूज आएगा, तो वो भी हम देख लेंगे कि उसको कैसे यूज करना है। इसके अलावा कॉमन मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग्स,
तो आपको स्ट्रिंग से बहुत काम पड़ेगा अगर आप जब प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या एंड्रॉइड के रियल एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा यूज आएगा स्ट्रिंग का। तो हम स्ट्रिंग की कुछ ऐसी मेथड्स को भी कवर कर लेंगे जो बहुत ज़्यादा यूज में आने वाली है। उसके बाद एक्सिस मॉडिफायर्स के बारे में हम बात करेंगे कि व्हाट इज एक्सिस मॉडिफायर, ये हम कवर कर लेंगे। एंड देन लास्ट हम एक और पार्ट पे जंप करेंगे जो कि हमारा जावा कलेक्शन। जावा कलेक्शन जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, लाइक एरे लिस्ट हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, हैश सेट हो गया, हैश मैप हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट मैंने मोस्ट कॉमन को यहाँ पे कवर किया है जिनको कि हम यूज करने वाले हैं। इसके अलावा आपको और भी चीजें मिल जाएगी, लाइक डी क्यू हो गया, सर्कुलर क्यू हो गया, और भी कई सारी चीजें यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर्स में आती है। यहाँ पर आपको ट्री डेटा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, इसके अलावा और भी आपको डेटा स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, बट हम वो कवर करने वाले हैं जो कि आपको मोस्ट कॉमन प्रोग्रामिंग के टाइम पे यूज में आएंगे। तो ये है आपका पूरा रोड मैप, जिसको कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से करनी है। इसके अलावा अगर आपको और डिटेल्ड में जावा को और कवर करना है तो उसके भी मैं आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अलावा मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा जो आपको करने हैं, ताकि आपकी जावा का जो नॉलेज है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। और आप उस तरीके से करते हो तो आप इजीली बहुत अच्छे एंड्रॉइड एप्स बना पाओगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ जावा। तो इस वाली वीडियो में हम जावा के बेसिक्स कवर कर लेते हैं। तो बेसिक वाला जितना भी पार्ट है वो हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। इसके बाद जो बाकी पार्ट बचता है रोड मैप का वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ जावा के अंदर। अगर आपको जावा का बेसिक्स आता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, या फिर आप उसको एक बार देख सकते हैं एज ए रिवीजन के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। और इसके लिए मैं एडिटर कोई दूसरा यूज नहीं कर रहा हूँ जावा को रन करने के लिए। मैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर ही रन कर रहा हूँ जावा के प्रोग्राम, ताकि आपको एंड्रॉइड स्टूडियो से भी फेमिलियरिटी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका प्रेजेंटेशन ऑफ करता हूँ और मैं स्टार्ट करता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो से। तो एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर बेसिकली हम सारे जावा के प्रोग्राम रन कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एंड्रॉइड की जो ऑन क्रिएट मेथड है उसमें आपको सारे प्रोग्राम्स और फंक्शनैलिटी रन करके दिखाऊंगा। एंड्रॉइड का जो ऑन क्रिएट मेथड होता है वो एक्टिविटी के सबसे फर्स्ट में कॉल होता है। तो अगर अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपको आ जाएगा धीरे धीरे, बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये ऑन क्रिएट आपकी जावा की मेन मेथड है, जहां से आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा प्रोग्राम का। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे व्हाट इज डेटा टाइप्स। ओके, तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं? बेसिकली डेटा टाइप्स जो होते हैं वो किसी डेटा का टाइप बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं लिख देता हूं इंट a इक्वल टू 5, इंट a इक्वल टू 5। तो बेसिकली जो यहां पर इंट है वो क्या है? एक डेटा टाइप। बिकॉज ये a जो हमारा वेरिएबल है इसका टाइप है इंटीजर, इसीलिए हम इसको इंट लिख रहे हैं। तो अगर इस स्टेटमेंट के अंदर हम देखें तो जो इंट है वो आपका डेटा टाइप है, जो a है वो आपका वेरिएबल है, और 5 जो है वो आपकी वैल्यू है जो आप इस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, और आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी होगी तो आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी आती होगी। तो यहाँ पर आपके पास दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं जो कि हमने रोड मैप में देखे थे। एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से डेटा टाइप्स आते हैं? तो वो होते हैं हमारे इंट के बाद आ गया हमारा केयर। तो केयर आपका कैरेक्टर को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल सी में इसको रख देता हूं और इसके अंदर सी ही स्टोर करवा लेता हूं, तो ये आपका हो गया केयर टाइप। इसके अलावा आपका आता है फ्लोट। तो मैं एक फ्लोट रख लेता हूं। अब फ्लोट क्या करता है? आपको डेसिमल वैल्यू के लिए हेल्प करता है, तो मैं इसका नाम f रख देता हूं। और यहाँ पर 4.4, क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू है इसलिए यहाँ पे डेसिमल लगाना होता है और इसके पीछे f लिखना होता है, इससे कि हम फ्लोट को डिपिक्ट करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर डबल को देख लेते हैं। डबल भी आपका प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव वो डेटा टाइप्स हैं
जिनको हम नहीं बनाते, वो हमारी लैंग्वेज ने हमको दिए हैं, जो कि बहुत ही बेसिक डेटा टाइप है जो कि हमको यूज करने हैं। तो डबल के लिए मैं यहाँ पे डी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर भी आप लाइक 5.5 डी लगा सकते हैं अगर आप यहाँ पर डबल टाइप का बना रहे हैं तो। इसके अलावा आपका एक डेटा टाइप है वो है लॉन्ग, जिसका मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ एल, और उसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ 6, और इसके पीछे आपको एल लगाना होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है वो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दी है। एक इसके अंदर एक और होता है जो कि है शॉर्ट, जो कि आप यूज कर सकते हैं। इसको मैं एस के नाम से रखता हूँ और यहाँ पर 3 रख देता हूँ। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। तो इन डेटा टाइप्स को कुछ बाइट्स एलोकेट होती है। तो आपका जो इंटीजर है इसके लिए जो बाइट एलोकेट होती हैं वो होती हैं 4 बाइट्स। अगर आप केयर की बात करें तो जावा के अंदर आपके लिए 2 बाइट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आप फ्लोट की बात करें तो ये भी 4 बाइट्स का होता है। डबल की बात करें तो ये होता है आपका 8 बाइट्स का। तो अगर हम यहाँ पे लॉन्ग की बात करें तो ये भी आपका 8 बाइट्स लेता है। अगर हम शॉर्ट की बात करें तो ये आपका 2 बाइट्स लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनको डिस्कस किया। इसके अंदर जो आपका छूटता है वो आपका एक है बूलियन, जो कि आपकी बूलियन वैल्यू को स्टोर कर सकता है, लाइक ट्रू फॉल्स टाइप की वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करवाता है। तो उसके लिए मैं बी रख देता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ फॉल्स। ये बेसिकली आपका एक बिट रखता है। तो इसमें सिर्फ 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, जो कि है या तो फॉल्स या ट्रू। तो इसकी सिर्फ एक ही बिट लगती है। ठीक है, तो ये हो गए आपके बेसिक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, और ये हो गए आपके वेरिएबल्स लाइक ए, सी, एफ, डी, एल, एस, बी, ये सारे आपके वेरिएबल हो गए। और इन वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर हो रही है 5, ये आपकी वैल्यूज हो गई। अब इनको अगर आपको प्रिंट करवाना है जावा के अंदर तो आप फंक्शन लिख सकते हैं लाइक जावा का, जो कि है system डॉट आउट डॉट println। ये फंक्शन आप यूज कर सकते हैं जावा का, और इसमें आप कुछ भी वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ए यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ और इसके बाद मैं इसको रन करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा यहाँ पर लोकेट के अंदर उसकी वैल्यू आ जाएगी। बट क्योंकि ये लोकेट है एंड्रॉइड का, यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आती है एप्लीकेशंस की। तो यहाँ पर आपको दिख गया है system.out5, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अब एंड्रॉइड में system.out से अच्छा आप log.d यूज कीजिए, उसको आप यहाँ से अच्छे से टैगिंग कर पाएंगे। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली टाइप कीजिए logd, और जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपके लिए ऑलरेडी एक फंक्शन बना देगा जो कि टैग और यहाँ पर आपका मैसेज लेगा। तो टैग के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर अपनी क्लास में एक टैग जनरेट कर सकते हैं। तो एंड्रॉइड स्टूडियो बहुत स्मार्ट इनफ है, आपको खुद ही यहाँ पर सजेशन दे रहा है कि आप यहाँ पर एक कांस्टेंट फील्ड टैग बना सकते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर। तो यहाँ पर इसने बना दिया है और इसको हम नाम दे सकते हैं। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, टैग को टैग ही नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पर हमको सर्च करने में सही रहेगा। अब ये क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का है तो मैं यहाँ पर इसको स्ट्रिंग में कवर अप कर देता हूँ। ओके, तो ये हो गया आपका, और यहाँ पे एरर हो गए रिजॉल्व। अब जब मैं इसको क्लिक करूंगा रन, तो यहाँ पर क्या होगा कि मैं इजीली यहाँ पे इसकी टैगिंग कर पाऊंगा। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं टैग। अब जैसे ही मैं यहाँ पे टैग लिखूंगा मुझे यहाँ पे वो मैसेज दिख जाएंगे जो कि log.d में पर्टिकुलर टैग से आते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस टैग को क्या रखा है, तो यहाँ पर मैंने इस पर्टिकुलर टैग को टैग ही रखा है। तो यहाँ पर मैं इसको सर्च कर पा रहा हूँ इस टैग के नाम से। ठीक है, तो ऑन क्रिएट आ रहा है। अगर मैं इसके अंदर कुछ चेंज कर देता हूँ, लाइक ऑन क्रिएट के साथ मैं यहाँ पे सी को भी शो करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ लाइक प्लस करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी। तो ये यहाँ पर जो केयर है ऑन में यहाँ पे लिख दिया है, और उसको मैं जब रन करता हूँ तो ये क्या देता है, ये आपको ऑन क्रिएट के साथ सी भी देगा, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है।
तो ठीक है, हम सी के साथ यहाँ पे और भी सारी चीजें प्रिंट करवा देते हैं। लाइक मैं यहाँ पे वेरिएबल सबसे पहले ए को प्रिंट करवा देता हूँ, उसके साथ में यहाँ पर एफ को प्रिंट करवा देता हूँ, उसके साथ में यहाँ पे आपको डी को प्रिंट करवा देता हूँ, उसके साथ में यहाँ पे एल को प्रिंट करवा देता हूँ, इसके साथ में आपको यहाँ पर एस और बी को भी प्रिंट करवा देता हूं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं log.d में आप सारी वैल्यू यहाँ पे इजीली प्रिंट करवा पाओगे। तो यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर पहले c को प्रिंट करवाया ऑन क्रिएट के बाद, तो वो आ गया। उसके बाद हमने a की वैल्यू करी, तो a की वैल्यू क्या है हमारी 5। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर f की वैल्यू यहाँ पे रखी, तो विच इज 4.4, विच इज लाइक 4.4 यहाँ पर ऑलरेडी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे d की वैल्यू प्रिंट करी, विच इज लाइक 5.5, तो यहाँ पर आ गया 5.5। उसके बाद मैंने l की वैल्यू 6 रखी है, s की वैल्यू 3 रखी है, तो यहाँ पे l s यहाँ पर आ गया है 6 and 3, एंड देन b यहाँ पर आ गया है फॉल्स। तो ये सारी चीजें आपको बताएगी कि व्हाट इज बेसिक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा। तो जावा के अंदर कुछ डेटा टाइप्स हैं जो कि जावा ने इनबिल्ट बना रखे हैं। वो डेटा टाइप्स हैं हमारे इंट, केयर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, शॉर्ट, बुलियन। तो ये सारे डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल हैं जावा के अंदर। अगर हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के बारे में बात करें, तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स का मतलब होता है कि वो डेटा टाइप्स हमारे पास ऑलरेडी इनबिल्ट नहीं है, उनको हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूजर जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जरूरत पड़ गई एक स्टूडेंट टाइप के डेटा की। अब स्टूडेंट की एक प्रॉपर्टी है कि स्टूडेंट का रोल नंबर होगा और स्टूडेंट का नेम होगा, तो वो डेटा टाइप ऑलरेडी हमारे जावा के पास नहीं है इनबिल्ट, वो हमको खुद बनाना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हम क्लास बनाएंगे। तो क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हम और आगे कवर करेंगे जावा में, बट हम यहाँ पर अगर यूजर जनरेटेड डेटा टाइप्स की बात करें तो वो उस तरीके से बनाया जाता है। तो मैं एक क्विक स्टूडेंट का एक एग्जांपल आपको बता देता हूं, बट अगर आपने ऑलरेडी प्रोग्रामिंग पढ़ रखी है तो आपको बहुत जल्दी ये चीजें ग्रेस्प हो रही होगी, और अगर आपने नहीं पढ़ रखी हैं तो आपको जावा डिटेल में पढ़नी ही पड़ेगी। मैं आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उससे जरूर जावा को पहले स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एक नई क्लास बनाता हूँ। उससे कि हम क्या चाहते हैं, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स बनाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक स्टूडेंट टाइप का डेटा हम स्टोर कर पाएं, तो इसलिए मैं क्या करता हूं कि इस क्लास का नाम रखता हूं स्टूडेंट और इस पर क्लिक करता हूं। तो यहाँ पर स्टूडेंट नाम की एक क्लास हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो ने बना दी हमारे लिए। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट टाइप की क्लास हमारे पास बन गई। अब मैंने क्या किया, इसमें दो फील्ड रखी कि स्टूडेंट का या तो नेम होगा, तो मैंने एक स्ट्रिंग रख दिया जो कि उसका नेम है। स्टूडेंट का एक तो नेम होगा, उसके अलावा मेरे को स्टूडेंट का रोल नंबर भी रखना है, तो मैंने इंटीजर टाइप का रोल नंबर यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक नया कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ, उसकी वजह से मेरा थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है टाइप करने में, बिकॉज आई एम यूज टू दी लैपटॉप वाला कीबोर्ड। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको लैग दिखने को मिल जाएगा कभी कभी मेरी टाइपिंग में, बट हाँ, मैं धीरे धीरे ये पूरा कोर्स रिकॉर्ड करते करते पीसी से भी यूज टू हो जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स बनाया जो कि स्टूडेंट्स हैं। उसकी दो प्रॉपर्टी है, एक नेम, एक है रोल नंबर। अब यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो भी यूजर जनरेटेड डेटा टाइप्स है, यानी कि वो प्रिमिटिव नहीं है, इनबिल्ट नहीं है। इसकी आपको क्लास यहाँ पे मिल जाएगी। आप जैसे ही कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करोगे तो आप उसकी इंप्लीमेंटेशन पे पहुंच जाओगे। तो स्ट्रिंग भी एक क्लास है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ठीक है, ये भी प्रिमिटिव नहीं है, ये भी यूजर जनरेटेड है। ओके, तो यहाँ पर हमको स्ट्रिंग देखने को मिल गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट टाइप का एक डेटा टाइप्स बना दिया जो कि यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसके बारे में मैं आपको और ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा जब हम यहाँ पर उप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, इसको यहीं पर रहने देते हैं, क्योंकि इसको कैसे यहाँ पे इंस्टेंशिएट करना है, कैसे इसको यूज करना है, वो सारी चीजें हम कवर अप कर लेंगे जब हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे होंगे उप्स कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिक वाली चीजों पे आते हैं। तो बेसिक में हमने क्या देखा, हमने ये देख लिया कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या है एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो रोड मैप है उसमें है हमारे वेरिएबल्स। तो बेसिकली वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल आपके डेटा को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
आप इसको एक कंटेनर की तरह समझ सकते हैं, एक बॉक्स की तरह समझ सकते हैं। लाइक वी हैव अ बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर आपने कभी कुछ और सामान रखा, कभी कुछ और रख दिया। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बॉक्स है, उसमें आपने कभी फ्रूट्स रख दिए, अगले दिन आपने फ्रूट्स निकाल के वहां से उसके अंदर कुछ और चीजें रख दी, लाइक आपने कुछ बॉल्स रख दी या फिर और कुछ चीज रख दी, तो जो वो कंटेनर है वो वेरिएबल होता है, बिकॉज वो वेरी करता है, इसलिए उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल का यहाँ पे क्या मतलब होता है, वो आपके किसी वैल्यू को स्टोर करेगा सेम टाइप की। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बॉक्स का एग्जाम्पल दिया, अगर हम उसको एग्जैक्टली वेरिएबल से मैच करवाएं तो क्या होता है, लाइक एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर सिर्फ एक ही टाइप की चीजें हम रख सकते हैं जो कि है बॉल्स। वो बॉल यहाँ पे कोई बॉल छोटी हो सकती है, कोई बॉल बड़ी हो सकती है, कोई बॉल का कलर चेंज हो सकता है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, बट हम उस बॉक्स के अंदर सिर्फ बॉल्स ही रखेंगे, तो वो बॉक्स क्या हो गया, वो आपका वेरिएबल हो गया, कि अंदर की जो वैल्यूज हैं, जो डेटा है वो वेरी करता है। तो यहाँ पर अगर हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के साथ समझें, तो अभी हमने कवर अप किए थे ये प्रिमिटिव वाले जिसके अंदर इंट है, केयर है, फ्लोट है। तो यहाँ पर जो ए है वो वेरिएबल है, क्योंकि हमने अभी यहाँ पर उसमें 5 डाला है। कुछ देर बाद अगर हम प्रोग्राम में उसके अंदर a इक्वल टू 6 कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आगे बढ़ा और मैंने a इक्वल टू 6 कर दिया और उसके बाद उसको प्रिंट करवाया, तो क्या होगा, इस जो a की ये वैल्यू जो है 5 ये चेंज हो जाएगी, क्योंकि a वेरिएबल है और 5 उसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है। तो आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट भी इजीली समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वेरिएबल कितने कितने टाइप्स के हैं। तो यहाँ पर आपके पास लोकल वेरिएबल है, आपके पास इंस्टेंस वेरिएबल है और आपके पास स्टैटिक वेरिएबल है। तो लोकल वेरिएबल का मतलब होता है कि वो उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक फंक्शन बना के दिखाता हूं, तो वेरिएबल से पहले मैं आपको फंक्शन बता रहा हूं, ठीक है। आप तो आपने कम से कम इतनी प्रोग्रामिंग तो ऑलरेडी सीख ही रखी होगी, आपको फंक्शन के बारे में ऑलरेडी आइडिया होगा। मैं यहाँ पे आपको फंक्शन एक क्रिएट करता हूं, उसके अंदर जो आप वेरिएबल यूज करेंगे वो लोकल वेरिएबल होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया प्रिंट। अब मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर चाहता हूं कि मैं सारे जो प्रिंट स्टेटमेंट हो उसके लिए मुझे बार बार log.d ना करना पड़े, मैं एक फंक्शन कॉल करूं प्रिंट और उसके अंदर मैं सिर्फ एक मैसेज भेजूं और वो प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूं, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक स्ट्रिंग टाइप का मैसेज है जो मैंने भेज दिया, लाइक हेलो वर्ल्ड, लाइक हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो मैंने ये फंक्शन कॉल किया। अब एंड्रॉइड बहुत स्मार्ट इनफ है, जैसे ही आपने यहाँ फंक्शन लिखा ये आपको सजेशन देगा कि ये फंक्शन नहीं है, आप क्रिएट कीजिए क्रिएट मेथड। तो ये आपको सजेशन देगा कि ये फंक्शन अवेलेबल नहीं है, आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ क्रिएट मेथड, तो यहाँ पर ये क्लिक हो गई है, तो मुझे यहाँ पे राइट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप इजीली ऐसे यूज़ कर पाएंगे। जब भी आपको फंक्शन लिखना है आप डायरेक्टली लिखिए और वहाँ पर आपको सजेशन मिलेगा, आप डायरेक्टली उस तरीके से क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो स्ट्रिंग है इसका नाम एस रख देता हूँ ताकि यहाँ पर कोई इशू ना हो हमको समझने में। और उसके बाद ये जो हमारा log.d वाला फंक्शन है वो इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। तो एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है। जब भी आप एंड्रॉइड के अंदर कुछ आपको कॉपी करना है तो आपको यहाँ पे पूरा सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर सिर्फ एक लाइन कॉपी करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल सी कीजिए, आपकी पूरी लाइन कॉपी हो जाएगी और उसके बाद कंट्रोल वी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये आप इजीली कर पाएंगे आप एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो एंड्रॉइड स्टूडियो इज़ वेरी स्मार्ट आईडी जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा व्हाइल मेकिंग एप्लीकेशन। ओके, तो मैं यहाँ से ये सारी चीज़ें इसमें से हटा देता हूँ और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, जो मेरे को एस मिला है वो यहाँ पर यूज़ करता हूँ। बट मैं लोकल वेरिएबल को समझाने के लिए हम चाहते हैं कि हम एक और वेरिएबल रखें। लाइक मैंने एक और वेरिएबल रखा स्ट्रिंग और उसका नाम रखा लोकल स्ट्रिंग। तो मैंने इसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करी जो कि एस है, जो कि मेरे को यहाँ से मिलेगी, वो मैंने यहाँ पे रख ली और मैंने उसको यहाँ पर शो करवाया। ऑन क्रिएट के बाद ऑन क्रिएट को मैं यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट मेथड ताकि हम इसको इजीली देख पाएँ। तो यहाँ पर प्रिंट मेथड के अंदर आपका यहाँ पर मैं
क्या रखने वाला हूँ, एस रखने वाला हूँ। तो जैसे ही आप ये रखेंगे आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये एरर दिखा रहा है, इस एरर को आपको देखना होगा कि व्हाट इज द इशू विद दिस एरर, ओके। तो यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पे हिंट देखेंगे आपको दिखेगा इल्लीगल लाइन एंड इन स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इल्लीगल तरीके से लाइन एंड हो रही है, ये हमको देखना होगा। तो बेसिकली मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको अभी क्लोज नहीं किया। जैसे ही मैं इसको क्लोज करूँगा और प्लस करूँगा तो यहाँ पर मैं लोकल, जैसे ही मैं यहाँ पर इसको क्लोज करूँगा और प्लस करूँगा, मैं यहाँ पर अपना जो वेरिएबल है लोकल स्ट्रिंग उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो उस लोकल स्ट्रिंग का जो वेरिएबल है वो मैं यहाँ पर तो यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे ही मैं इसको रन करूँगा मेरी प्रिंट मेथड के अंदर हेलो वर्ल्ड दिख रहा है, बिकॉज ये यहाँ से पास हुआ है और यहाँ पर दिख रहा है। अब ये लोकल जो स्ट्रिंग है ये मैं वापस यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो ये वेरिएबल है लोकल स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर राइट करने की कोशिश करी तो मुझे ये एरर दे रहा है, और ये एरर क्या है, क्रिएट लोकल वेरिएबल और क्रिएट फील्ड लोकल स्ट्रिंग इन मेन एक्टिविटी। तो बेसिकली इसको मैं यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ये जो वेरिएबल है वो एक मेथड के लिए ओनली है, इसलिए इसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं। अब यहीं पर अगर मैं ये वाला जो वेरिएबल है इसको मैं यहाँ पर ना रख के मैं इस पूरी क्लास के अंदर वेरिएबल को रख देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो फिर क्या होगा, लाइक मेरे को यहाँ पर एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल चाहिए जो कि मैं रख देता हूँ ग्लोबल स्ट्रिंग, ओके। तो ये ग्लोबल स्ट्रिंग मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, इसको मैं कुछ इनिशियलाइज भी कर देता हूँ, लाइक इसके अंदर मैं ग्लोबल स्ट्रिंग ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है ये हम पूरी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ ग्लोबल स्ट्रिंग, ओके। तो बिकॉज इट्स अ ग्लोबल वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक वापस से ये मेथड कॉल करता हूँ लाइक प्रिंट, और इसके अंदर मैं ग्लोबल वेरिएबल इसके अंदर मैं अपना ग्लोबल वेरिएबल ग्लोबल स्ट्रिंग भेजता हूँ, तो अभी मेरे को कोई भी एरर नहीं आएगा। और इजीली जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर मेरे को तीनों स्टेटमेंट दिख जाएंगे, ये ऑन क्रिएट वाला फर्स्ट वाला, उसके बाद प्रिंट मेथड में ग्लोबल स्ट्रिंग और उसके बाद प्रिंट मेथड में हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज ग्लोबल वेरिएबल एंड व्हाट इज लोकल वेरिएबल। इसके बाद एक तीसरा वेरिएबल आता है स्टैटिक वेरिएबल। तो व्हाट इज स्टैटिक वेरिएबल? अब स्टैटिक वेरिएबल बेसिकली आपका सिर्फ एक बार मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। मैं इसको अगर अच्छे से समझाऊं तो बेसिकली ये आपकी क्लास है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्लास के अंदर आप जब भी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो हर स्टूडेंट का एक अलग नेम होता है, एक अलग रोल नंबर होता है। बेसिकली स्टूडेंट एक क्लास है जिसके जो ऑब्जेक्ट हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स, उनका अलग अलग प्रॉपर्टी है, लाइक हर किसी का नाम अलग है, हर किसी का रोल नंबर अलग है। बट अगर मैं इनको एक और इसमें एक प्रॉपर्टी रखता हूं लाइक कंट्री, मैंने एक प्रॉपर्टी रख दी लाइक जो स्ट्रिंग टाइप की प्रॉपर्टी है और मैंने उसको रख दिया कंट्री। तो बेसिकली मैंने एक प्रॉपर्टी रख दी कंट्री। अब मेरे को क्या पता है कि ये जो सारे स्टूडेंट हैं वो इंडिया से ही है, तो मेरे लिए इस कंट्री का कोई वो नहीं बचा, क्योंकि मेरे पास जितने भी स्टूडेंट आएंगे वो इंडिया के ही है। तो उन सबके लिए जो ये कंट्री जो फील्ड है ये सेम रहेगी इंडिया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको स्टैटिक बना सकता हूँ। अब स्टैटिक से क्या होगा कि जब भी स्टूडेंट क्लास बनेगी उसमें जो कंट्री जो वेरिएबल है उसको एक ही बार मेमोरी मिलेगी। तो हर स्टूडेंट के लिए मुझे अलग अलग मेमोरी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उस स्टूडेंट की जो एक प्रॉपर्टी है जो कि कंट्री, वो सबके लिए सेम रख सकता हूं और उसको मुझे बार बार मेमोरी देने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं उसको बार बार मेमोरी दूंगा तो मेरी मेमोरी का वेस्टेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको स्टैटिक बना सकता हूं। तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं पब्लिक स्टैटिक। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग कंट्री, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूं, कंट्री को कुछ वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकता हूं, बट मैं यहाँ पर अभी इसको नहीं प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि ये जो फील्ड है कंट्री ये सभी स्टूडेंट के लिए सेम है, तो मैं डायरेक्टली इसको क्लास नेम से एक्सेस कर सकता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जब मैं मेन एक्टिविटी के अंदर हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, बेसिकली डायरेक्टली स्टूडेंट डॉट कंट्री से कॉल कर सकता हूं, यानी कि मुझे इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी और मैंने डायरेक्टली इसके अंदर लिख दिया इंडिया। तो यहाँ पर आप स्टैटिक वेरिएबल को यूज कर सकते हैं जब भी आपको पर्टिकुलर वेरिएबल एक ही रखना है पूरी क्लास के लिए, और ये सारी चीज हम बहुत बार यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको एक कांस्टेंट टाइप की क्लास बनानी है जिसके अंदर सारे आपने एप्लीकेशन के कांस्टेंट रख रखे हैं, तो वहां पर आपको स्टैटिक की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आप उस क्लास को यूज ही इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको सिर्फ कांस्टेंट की जरूरत है और वो कांस्टेंट सेम होंगे हमेशा के लिए। तो इसको भी हम आगे कवर करते जाएंगे धीरे धीरे, बट अभी आपको ये समझना है कि स्टैटिक क्या करता है। स्टैटिक आपका मेमोरी एक ही बार ऑक्यूपाई करेगा पूरी क्लास के लिए, हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करेगा, और आप उस वेरिएबल को डायरेक्ट क्लास नेम के साथ कॉल कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर कॉल किया है। अब मैं डायरेक्टली हमारी जो मेथड है वो प्रिंट मेथड कॉल कर सकता हूँ और उसके अंदर डायरेक्ट जो मेरा स्टूडेंट डॉट कंट्री को पास कर सकता हूँ। तो ये आप इजीली कर सकते हो स्टैटिक मेथड्स के थ्रू। तो यहाँ पर आपको दिख गया होगा लाइक मेथड, प्रिंट मेथड आपकी डबल से कॉल हो रही है और वो है इंडिया, इसमें आपको दिख रहा है। तो ये भी आप यहाँ पे इजीली कर पाओगे। तो ठीक है, यहाँ पर आपके जो वेरिएबल्स हैं वो कवर हो गए हैं और अब आता है आपकी मेथड्स। तो मेथड भी हमने यहाँ पर बेसिकली कवर कर ही ली है। तो यहाँ पर हमको बार बार एक ही चीज को करने की जरूरत पड़ रही थी, हमको log डॉट डी की जरूरत पड़ रही थी कुछ प्रिंट करने के लिए। तो हमने क्या किया, एक प्रिंट की मेथड बना ली। तो फंक्शन या मेथड का यूज यही होता है, जब भी आपको एक पर्टिकुलर टाइप का जो टास्क होता है वो आपको बार बार करना होता है रिपीटेटिव मैनर में, तो आप क्या करते हैं उसकी एक मेथड बना देते हैं डिफरेंट, और जब भी आपको जरूरत पड़ती है उस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को रन करने की, आप वहां से उसको कॉल कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रिंट मेथड को जब भी मुझे जरूरत पड़ रही है प्रिंट करने की मैं कॉल कर रहा हूं। तो यही मेथड या फिर फंक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं जो कि है आपका इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ एल्स स्टेटमेंट इज बेसिकली, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पर ये वाली जो लाइन है इसको हटा देता हूं, ये आपको इररिलेवेंट है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी स्पेस को खाली करने के लिए कुछ लाइंस को हटा रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको इफ एल्स स्टेटमेंट समझा देता हूँ। तो इफ एल्स स्टेटमेंट इज बेसिकली अ कंडीशनल स्टेटमेंट। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि इफ का मतलब कि इफ अगर ये चीज होती है तो आपको ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हैं, अदरवाइज आपको दूसरे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हैं। तो इसको हम कोड करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल रखा बूलियन, और मैंने इस बूलियन का नाम लिखा कि इस हेल्प नीडेड। तो इसके अंदर पहले मैंने फॉल्स रख दिया, ठीक है, कि मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है। तो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा एक कि इफ इज हेल्प नीडेड, मुझे क्या करना है उसकी हेल्प करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट हेल्प नीडेड। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रिंट हेल्प नीडेड। इसके अलावा अगर मान लो उसको हेल्प की जरूरत नहीं है तो मैं क्या करूंगा कि लिख दूंगा कि भाई उसको हेल्प की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा हेल्प नॉट नीडेड। ठीक है, तो जब मैं इसको कॉल करूंगा तो इज हेल्प नीडेड अभी फॉल्स है। तो फॉल्स होने की वजह से क्या होगा कि उसको हेल्प की जरूरत नहीं है अगर किसी फंक्शन को, तो यहाँ पर लिखा आ रहा है हेल्प नॉट नीडेड। तो इसकी जरूरत आपको हमेशा पड़ती रहेगी। तो इट्स अ वेरी बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जो कि आप किसी भी प्रोग्रामिंग के साथ सीखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक अच्छे एग्जाम्पल से आपको इसको बताया है इज हेल्प नीडेड, क्योंकि ये जो तरीका है कोड को लिखने का वो भी आपको सीखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको कई सारी चीजें यूज में आती रहेगी, लाइक इज एक्स्ट्रा अटेम्प्ट रिक्वायर्ड, लाइक इज एम्प्टी, इस टाइप की चीजें आपको आनी चाहिए, और कैसे आपको वेरिएबल को नेम करना है वो भी आपको आना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको स्टैंडर्ड तरीके यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ताकि आप स्टैंडर्ड तरीके से ही कोड करें। फॉर एग्जांपल
क्लास का नेम जो होता है वो हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका जो वेरिएबल है उसका नाम आपको स्टार्ट करना चाहिए विथ स्मॉल लेटर, तो मैंने यहाँ पे स्मॉल से स्टार्ट किया है। तो आपका जब भी वेरिएबल आप करते हैं वो कैमल केस में होना चाहिए। कैमल केस का मतलब होता है कि आप अगर एक पूरा बड़ा वर्ड लिख रहे हैं तो उसके अंदर जितने भी छोटे छोटे वर्ड्स हैं उनका फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल रखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस टाइप पूरा वर्ड लिखा है, इज हेल्प नीडेड, तो इसके अंदर हेल्प एक नया वर्ड है जिसका मैंने एच कैपिटल रख दिया, तो नीडेड के अंदर एन आपका जो फर्स्ट कैरेक्टर है तो उसका मैंने कैपिटल रख दिया। तो ये आपको स्टैंडर्ड तरीके यूज करने हैं वाइल प्रोग्रामिंग और वाइल मेकिंग एप्स, ठीक है। तो इसके बाद हम जो देखने वाले थे वो है हमारा स्विच केस। तो हम स्विच केस को यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो स्विच केस इज बेसिकली लाइक इफ एल्स। तो यहाँ पर हमको बार बार इफ एल्स नहीं लिखने होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर तो दो ही चीजें हैं, इज हेल्प नीडेड और इज हेल्प नॉट नीडेड, तो आपका काम बन गया। अब मान लो आपके यहाँ पर कुछ चॉइसेस हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ कंट्री कोड है जो कि आपको हंड्रेड्स ऑफ कंट्री कोड है, ठीक है। तो आपको हर कंट्री के हिसाब से कुछ चीजें प्रिंट करवानी है, तो क्या आप इतने सारे इफ एल्स लिखेंगे तो वो बहुत ही बेड वे ऑफ कोडिंग हो जाएगा। तो क्या करना है, वहां पे स्विच केस यूज करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूं, मैं अपने मन से कुछ कंट्री कोड बना लेता हूं। तो लाइक मैंने एक फील्ड बनाई लाइक कंट्री कोड, मैंने उसके अंदर अभी एक 5 रख दिया। अब मैं ऐसा मानता हूं कि यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ कंट्री कोड है जो कि अवेलेबल है, तो मैंने क्या किया, एक स्विच वेरिएबल लिखा और स्विच में मैंने क्या किया, मैं लेता हूं यहाँ पर कंट्री कोड। तो स्विच में मैं कंट्री कोड लेता हूं और कंट्री कोड को मैं क्या कर रहा हूं कि उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ केसेस बता रहा हूं। लाइक केस फर्स्ट, अगर मान लो कंट्री कोड के अंदर 1 आता है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रिंट करूंगा। तो यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा कि ये कंट्री यूएस है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को कुछ एरर दिख रहे हैं, तो मैंने जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा। तो यहाँ पर स्विच के अंदर यहाँ पर आपको स्मॉल लिखना है और यहाँ पर आपका ये एरर गॉन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल लिख दिया था विच इज स्मॉल, ओके। तो आपको इस तरीके से यूज करना है। दूसरा केस मान लो मेरा है लाइक दूसरी कोई कंट्री है। दूसरा केस है मान लो मेरा 2, जिसको मैं बोल रहा हूँ कि जो चाइना है। इसी प्रकार से मैं और भी कई सारे केसेस अलग अलग कंट्री कोड के लिए लिख सकता हूं। और फॉर एग्जांपल एक कंट्री कोड में लिख लेता हूं इंडिया का, जो कि है मेरा केस, जो कि 5, अगर मेरे को कंट्री कोड की वैल्यू 5 मिली तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर प्रिंट मेथड कॉल करूंगा और उसको बोलूंगा कि ये इंडिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब इसके अंदर क्या होता है, एक डिफॉल्ट होता है कि बाय चांस जो भी आपने कंट्री कोड यहाँ पर दिया वो किसी से भी अगर मैच नहीं कर रहा तो फिर आप क्या करोगे, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, प्रिंट करवा दूंगा कि कंट्री कोड नॉट मैच्ड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा कंट्री कोड नॉट मैच्ड। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, रन करता हूँ, तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो बेसिकली जब हम इसको रन करते हैं तो हमारा आउटपुट आता है इंडिया एंड कंट्री कोड नॉट मैच्ड। इसका मतलब हमारा जो कंट्री कोड था वो 5 था और उसने कंट्री कोड 5 पास किया स्विच में और 5 यहाँ पर आ भी गया और यहाँ पर इंडिया दिख भी गया, बट आपकी जो लाइन है डिफॉल्ट वाली ये भी प्रिंट हो गई। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि हमको यहाँ पर हर केस स्टेटमेंट के बाद एक ब्रेक प्रोवाइड करना होता है। जब हम ब्रेक प्रोवाइड कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि अगर आपका ये वाला केस अगर करेक्ट हुआ तो आप डायरेक्टली स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएंगे, आपको बाकी सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने की या फिर देखने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से अगर आप नहीं यूज करोगे तो जो स्टेटमेंट आपका मैच किया, जो केस आपका मैच किया, उसके बाद वाले सारे जो स्टेटमेंट है उनको प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर मैं सब जगह पे ब्रेक अप्लाई कर देता हूँ, जिससे कि हमको जिस केस के लिए देखना है बस वही केस हमारा यहाँ पर एग्जीक्यूट हो, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो सिर्फ इंडिया होगा, ना कि कोड नॉट मैच्ड होगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको किया तो यहाँ पर सिर्फ अभी इंडिया प्रिंट हो रहा है, क्योंकि जहाँ पर जैसे ही वो एग्जीक्यूशन यहाँ पर आता है कंट्री कोड के अंदर 5 पास होता है और जैसे ही 5 चेक करता है
वो इंडिया प्रिंट कर देगा और जो ब्रेक है वहां से ब्रेक लेकर बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका स्विच केस स्टेटमेंट। ओके, अब हम क्या करते हैं, इनको कमेंट आउट कर देते हैं। तो कमेंट आउट के लिए अगर आपको सिंगल लाइन को कमेंट करना है तो आप यहाँ पे जो फॉरवर्ड स्लैशेस हैं उनको टाइप कीजिए, बट अगर आपको मल्टीपल लाइंस को कमेंट आउट करना है तो आप डायरेक्टली उनको सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश क्लिक कीजिए, तो ये सारे के सारे एक साथ कमेंट आउट हो जाएंगे। तो इट्स अ नाइस फीचर ऑफ मेनी एडिटर्स, उसमें एंड्रॉइड स्टूडियो में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर लूप्स को कवर अप कर लेते हैं कि व्हाट इज लूप्स। तो लूप्स बेसिकली यहाँ पर 3 टाइप के होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। तो बेसिकली लूप्स का काम क्या होता है, वो काम होता है इटरेट करने का। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक ही टाइप का जो टास्क है वो रिपीटेटिव करना है तो वहां पर आप लूप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 1 to 100 तक नंबर है, अब मेरे को हर नंबर को प्रिंट करना है, तो क्या मैं 100 बार प्रिंट 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 टाइप करूंगा कि प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4? तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, एक लूप चला सकता हूं कि इस लूप को 100 टाइम्स चलना है और मेरे जो डिजिट्स हैं उनको प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको इसका एक वो एग्जाम्पल दिखा देता हूं कि इसको हम कैसे यूज करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं सबसे पहले फॉर लूप को बताता हूं। तो फॉर लूप का जो सिंटैक्स है वो है फॉर, और मैं एक इंट, एक वेरिएबल लेता हूं जिसमें आई की वैल्यू 0 रख देता हूं और आई को चलाता हूं लेस देन 100 तक, क्योंकि मुझे 100 वैल्यूज को प्रिंट करवाना है। और उसके बाद मैं आई को 1 से बढ़ा देता हूं, i++ कर देता हूं। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं कि जितने भी मेरी डिजिट हैं उन सबको मैं प्रिंट करवा रहा हूं। तो मैंने प्रिंट किया और मैंने यहाँ पर आई पास कर दी। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे आई पास करी, यहाँ पर मुझे एक एरर दे रहा है, और वो एरर ये है कि मेरा प्रिंट मेथड जो है वो स्ट्रिंग लेता है, बट मैं इंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, इस इंट को कन्वर्ट कर दूंगा स्ट्रिंग में। तो उसके लिए एक मेथड है string.valueOf, और यहाँ पर मैं इसमें आई पास कर दूंगा। तो ये आप कर सकते हो इजीली। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसको रन करूँगा। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पर मेरे ये 100 टाइम्स प्रिंट हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो आई है वो 0 से स्टार्ट हुआ और 0 से स्टार्ट होकर 99 तक चला, बिकॉज यहाँ पर ये लेस देन 100 है। ओके, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल ऑफ फॉर लूप। अब आपको कुछ एडवांस टाइप के फॉर लूप भी आप यूज कर सकते हैं, बट उनको हम बाद में देखेंगे जब हम कलेक्शन फ्रेमवर्क देख रहे होंगे, या फिर हम जब और एंड्रॉइड में आगे वर्क कर रहे होंगे तब हम उनको डिस्कस करेंगे। अभी हम बेसिक समझ लेते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर लूप का एग्जाम्पल। अब यहाँ पे 100 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 3 रखता हूँ ताकि हमारा कंसोल थोड़ा क्लियर रहे। ठीक है, अब इसके बाद हमको यही फंक्शनैलिटी अगर व्हाइल लूप से करनी है तो वो भी यही चीजें करेगा, बट उसका सिंटेक्स अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं व्हाइल लिख देता हूँ और व्हाइल में एक कंडीशन दे देता हूँ, व्हाइल i लेस देन 3। और अगर i लेस देन 3 है तो मेरे को क्या करना है, मेरे को प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, मुझे string.valueOf i प्रिंट करना है। ठीक है, तो मुझे ये प्रिंट करना है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक दिक्कत है कि आई इसको वेरिएबल नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर जो फॉर लूप के जो आई है वो पर्टिकुलर लोकल वेरिएबल है इस फॉर लूप के लिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा इंट आई, और उसके अंदर मुझे वैल्यू भी रखनी होगी, और वो वैल्यू मैंने रख दी 0। अब यहाँ पर हमारा एरर चला गया है, बट प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि अभी हमने हमारे आई को बढ़ाया नहीं है, तो हमको आई को बढ़ाना भी होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ i++। ओके, तो i++ क्या करेगा, आपके i को बढ़ा देगा हर एग्जीक्यूशन के साथ। तो यहाँ पे ये रन कैसे करने वाला है, ये फर्स्ट में i = 0 करेगा, उसके बाद i को यहाँ से चेक करेगा क्या i लेस देन 3 है, हाँ है, तो ये अंदर जाएगा, प्रिंट करेगा। प्रिंट क्या करेगा, जो i की वैल्यू है उसको प्रिंट करवाएगा। उसके बाद यहाँ पर आएगा तो आपकी i की जो वैल्यू है उससे 1 से बढ़ा देगा, तो अभी जो 0 थी वो 1 हो जाएगी, और वापस से लूप में जाएगा और चेक करेगा क्या 1 इज लेस देन 3, तो ये सही है, और ये वापस यहाँ पे आएगा, उसको प्रिंट करवाएगा, फिर 1 से बढ़ाएगा,
2 लेस देन 3, फिर चेक करेगा, फिर प्रिंट करेगा। फिर अगर i जब 3 हो जाता है, फिर जाके जब ये कंडीशन नहीं मैच होगी 3 इज लेस देन 3, तो ये बाहर आ जाएगा। अब मैं इसको जब रन करता हूं तो यहां पर आपको फर्स्ट जो है 0 1 2 वो आपको फर्स्ट वाले फॉर लूप का है, और बाद में जो आपका 0 1 2 है वो आपके सेकेंड वाले फॉर लूप का है। तो ये है आपका व्हाइल लूप। इसके अलावा आपका एक और लूप होता है जो कि होता है डू व्हाइल लूप, तो उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो उसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है। पहले हम डू लिखते हैं, तो यहाँ पर पहले कंडीशन चेक नहीं होती है, पहले यहाँ पे जो भी आपको करवाना होता है वो आप करवा देते हैं, और उसके बाद आप कंडीशन चेक करते हैं। तो जब भी आपको इस टाइप की ज़रूरत है कि आपको फर्स्ट टाइम कंडीशन चेक नहीं करवाना, सेकेंड टाइम से करवाना है, तो आपको डू व्हाइल लूप यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डू यहाँ पे मैंने कर दिया, बट यहाँ पर मैं आई की वैल्यू भी बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैंने आई की वैल्यू बढ़ा दी, और यहाँ पर मैंने कंडीशन दे दी, बिकॉज यहाँ पर उसको कंडीशन की ज़रूरत होती है। इसका नाम ही है डू व्हाइल लूप। तो यहाँ पर मैं कंडीशन दे देता हूँ i लेस देन 3। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब मैं इसको रन करता हूँ। अब आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, आपको लगेगा कि यहाँ पर फर्स्ट जो आया 0 1 2 ये इसका आ गया, सेकेंड जो आया 0 1 2 ये इसका आ गया, पर जो थर्ड है उसके अंदर सिर्फ 3 प्रिंट हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर i ऑलरेडी 3 हो चुका था। जब यहाँ पे i रिजेक्ट हुआ इस लूप में, तब i ऑलरेडी 3 हो चुका था, और यहाँ पर i जब 3 होके आया वो फर्स्ट टाइम तो एग्जीक्यूट हो गया, बट जैसे ही वो बढ़ा और वो 4 हुआ, तो 4 लेस देन जो 3 है वो यहाँ पर जो कंडीशन मीट नहीं हो पाई और ये बाहर आ गया। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको 3 बार इसको चलाना है तो आप यहाँ पर i को अगेन इनिशियलाइज कर दीजिए विद 0, तो आपका ये जो लूप है ये वापस सही तरीके से चलने लग जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका है 0 1 2, यहाँ पर आपका है 0 1 2, और यहाँ पर आपका है 0 1 2, जो कि तीनों अलग अलग लूप्स का है। ठीक है, हमने लूप्स भी यहाँ पे कवर अप कर लिए हैं। अब मैं इनको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि हम बाकी चीज़ें इजीली कवर अप कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लूप्स भी कवर अप कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं विथ ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर बेसिकली क्या होते हैं? ऑपरेटर बेसिकली आपके जो ऑपरेंड होते हैं उनको ऐड करने का काम करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको उसको एग्जाम्पल के थ्रू ही बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने प्लस प्लस किया, तो प्लस प्लस एक ऑपरेटर है जिसको हम यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं, यानी कि आई की वैल्यू एक बार बढ़ा दी, यानी कि प्लस प्लस कर दिया, तो ये हो गया हमारा यूनरी ऑपरेटर। उसी टाइप से यहाँ पर जो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया इक्वल टू, तो ये हो गया आपका बाइनरी ऑपरेटर, बिकॉज यहाँ पर 2 ऑपरेंड है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका और भी ऑपरेटर होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका लेस देन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइड हो गया, ये सारी चीजें आ जाएगी आपकी बाइनरी ऑपरेटर के अंदर। और इसके अलावा आपका एक ऑपरेटर होता है, वो होता है टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर को आपने कई लैंग्वेजेस में देखा होगा, उसको हम यहाँ पर जावा टी पॉइंट से रिफर कर सकते हैं। जावा टी पॉइंट्स पे आपको बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जावा के, तो यहाँ पर आप इजीली देख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ऑपरेटर के बारे में यहाँ से दिखा देता हूँ। तो ऑपरेटर के अंदर आपके पास आते हैं यूनरी ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये सारे ऑपरेटर होते हैं। तो यहाँ पर आप इजीली सारे ऑपरेटर को पढ़ सकते हैं। इसके अंदर आपके यूनरी ऑपरेटर में आते हैं आपके प्लस प्लस और माइनस माइनस, जो कि आपके पोस्ट फिक्स भी हो सकते हैं, प्री फिक्स भी हो सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर अभी देख ही लिए हैं कोड के अंदर। अरिथमेटिक के अंदर आपके आते हैं प्लस, माइनस, मॉडुलस, ये सारी चीज़ें आती हैं। मॉडुलस आपका बेसिकली रिमाइंडर प्रोवाइड करता है, तो इसके बारे में भी आपने बेसिकली पढ़ा ही होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ से रेफर करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। शिफ्ट ऑपरेटर आपको शिफ्ट करने में काम आता है, आपकी जो बिट्स होती हैं। इसको अगर आपको जानना है तो आप सर्च कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन। मैं इसको ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा जावा के अंदर, और इनको हम इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते हैं वाइल मेकिंग एंड्रॉयड ऐप्स।
तो इसलिए मैं इनको इतना ज़्यादा डीप में कवर नहीं कर रहा हूँ। आप अपने नॉलेज के लिए इन सबको बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं नेट पे, ठीक है। इसके अलावा आपके कंपैरिजन वाले जो ऑपरेटर हैं, जो कि आपको लेस देन इक्वल टू, लेस देन या फिर डबल इक्वल टू, जो कि आपको चेक करेगा कि ये इसके इक्वल है या नहीं, या फिर नॉट इक्वल टू, ये वाले ऑपरेटर हैं। इसके अलावा आपके बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। इसके अलावा आपके ये जो ऑपरेटर हैं ये आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो, लाइक लॉजिकल एंड ऑपरेटर और लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल एंड क्या करता है कि आपकी कंडीशन देखता है कि आपकी दोनों साइड की कंडीशन ट्रू होगी तब जाके आपको ट्रू देगा। और क्या करता है, आपकी एक भी अगर कंडीशन ट्रू हुई दो कंडीशन में से तो ये आपको ट्रू दे देगा। तो इनके बारे में आप थोड़ा सा और स्टडी कर लीजिए। टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली आपका होता है वो कंडीशन वाला एक ऑपरेटर होता है। तो इसका मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिखा कि मैंने एक वेरिएबल रख लिया इंट मिन, ठीक है। तो ये मिन क्या है, मेरे को एक वैल्यू स्टोर करवानी है मिनिमम। तो मैंने एक वेरिएबल रख लिया मिन और इसको मैंने अभी कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, मिन को फिर क्या किया, मिन को लेने के लिए मैंने टर्नरी ऑपरेटर यूज किया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दो वेरिएबल और रख लेता हूँ, इंट ए जिसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 3 और दूसरा बी जिसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 5, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल और यहाँ पर रख लिए। ये मेरे को एरर दे रहा है क्योंकि मैं ए और बी ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ x एंड y, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मुझे मिनिमम चाहिए। अब मैं मिनिमम के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज करूँगा। कैसे, मैं यहाँ पे एक कंडीशन देखता हूँ कि इफ x इज लेस देन y, अगर x y से कम है तो मैं क्या करूँगा, x को रिटर्न कर दूंगा। अगर x y से कम है तो मैं यहाँ पर x को रिटर्न कर दूंगा। अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूँगा, y को रिटर्न कर दूंगा। अब अगर इस स्टेटमेंट को आप समझोगे तो आपको पता चलेगा कि मिनिमम के अंदर क्या स्टोर हुआ है। मिनिमम के अंदर स्टोर हुआ होगा आपका, यहाँ पर क्या है, x क्या है 3, y क्या है 5। क्या 3 लेस देन 5 है, हाँ है, तो मेरे को 3 रिटर्न हो जाएगा, यानी कि 3 स्टोर हो जाएगा मिनिमम में। अगर ऐसा नहीं होता तो y रिटर्न हो जाता। तो टर्नरी ऑपरेटर का काम यही है। हाँ, इसके अंदर दो चीजें होती हैं। पहले कंडीशन होती हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो जो क्वेश्चन मार्क है उसके बाद वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो जो आपका जो डबल कोलन के बाद वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब इसको मैं अगर प्रिंट करवाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे लिख सकता हूँ स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, और यहाँ पे पास कर सकता हूँ मिन, ठीक है। और हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आया वो आया 3, ओके। तो यहाँ पर मिन के अंदर 3 आ गया बिकॉज x इज 3 एंड y इज 5, तो 3 लेस देन 5, यस। तो यहाँ पर 3 एक मिनिमम के अंदर आ गया। तो ये आपका टर्नरी ऑपरेटर है, ये भी आपको कभी कभी यूज में आ सकता है। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर ऑपरेटर हैं उसको आप यहाँ से गो थ्रू कर लीजिए, बिकॉज बहुत ही बेसिक के जो सारे ऑपरेटर हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। और आपने अभी तक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी होगी तो उसमें आपने इनको ऑलरेडी कवर किया ही होगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से पूरा इसको चेकआउट कर लेना। इसके बाद बेसिक के अंदर हमारा सिर्फ एक टॉपिक बचता है कीवर्ड। तो कीवर्ड इज अ वेरी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। तो कीवर्ड का मतलब वो होता है कि जावा के अंदर या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ जो वर्ड होते हैं वो रिजर्व्ड होते हैं, उनको हम व्हाइल प्रोग्रामिंग यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये जो क्लास वर्ड है ये रिजर्व किया हुआ है, क्योंकि हम क्लास को हमारे इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर यूज नहीं करेंगे, बिकॉज हमको पता है कि जो क्लास कीवर्ड है ये हमारी नई क्लास बनाने के लिए यूज में होता है। तो इसीलिए क्लास एक कीवर्ड है। उसी प्रकार से जो पब्लिक है वो एक कीवर्ड है, स्टैटिक है वो एक कीवर्ड है, इंट है वो एक कीवर्ड है, उसके अलावा वॉइड है वो एक कीवर्ड है। तो जितनी भी चीजें जो आपके प्रोग्राम में एक रिजर्व्ड वर्ड की तरह यूज होती है वो आपके कीवर्ड्स हो गए। तो यही था अबाउट बेसिक्स ऑफ जावा। तो बेसिक्स ऑफ जावा में हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं। तो इसके आगे की जो चीजें हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।